बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ रहे थे। जैव निम्नीकरण प्लास्टिक या बायो प्लास्टिक कहते हैं इसे। जैव निम्नीकरण प्लास्टिक का तात्पर्य पेट्रोलियम के बजाय मक्का, गेहूं, गन्ना जैसे पौधों या अन्य जैविक सामग्रियों से बने प्लास्टिक से है। बायोप्लास्टिक जैव निम्नीकरण और खाद्य कंपोस्टेबल प्लास्टिक सामग्री है। इससे मकई और गन्ने जैसे पौधे से चीनी निकालकर और इसे पॉलीलैक्टिक एसिड में परिवर्तित करके बनाया जाता है। तो पॉलीलैक्टिक एसिड में इसे परिवर्तित करके बनाया जाता है। जैव निम्नीकरण प्लास्टिक को पॉलीलैक्टिक एसिड फसलों से स्टार्च के किण्वन से बनता है। तो इस फसलों के जो स्टार्च के किण्वन के से बनता है। इसका उपयोग कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन के आवरण, कप, बोतल और अन्य पैकेजिंग तैयार करने में किया जाता है। तो पॉलीलैक्टिक एसिड प्लास्टिक का उपयोग आमतौर पर खाद्य पैकिंग में किया जाता है, जबकि PHA का उपयोग अक्सर टंके और जैसे चिकित्सा उपकरणों में किया जाता है। तो PHA प्लास्टिक क्या है? PHA प्लास्टिक यहाँ दिया नहीं है। तो इसका उपयोग चिकित्सा में किया जाता है और कंप्यूटर में फिर सेल्यूलोज आधारित प्लास्टिक, सेल्यूलोज पर आधारित। तो सेल्यूलोज आधारित प्लास्टिक लकड़ी के गूदे से बनाए जाते हैं। तो सेल्यूलोज की जो प्लास्टिक होते हैं लकड़ी के गूदे से बनाए जाते हैं। इनका उपयोग रैपर जैसी फिल्म आधारित सामग्री बनाने में के लिए किया जाता है। तो रैपर जैसी फिल्म आधारित सामग्री बनाने में किया जाता है। थर्मोप्लास्टिक स्टार्च आधारित प्लास्टिक है। इसका उपयोग दवा कैप्सूल के उत्पादन के लिए किया जाता है। इसका उपयोग क्या है? दवा बनाने में, कैप्सूल बनाने में किया जाता है थर्मोप्लास्टिक स्टार्च का उपयोग। या सेलुलोज आधारित प्लास्टिक, क्योंकि स्टार्च में नमी को अवशोषित करने की क्षमता होती है। जैव सेल प्रौद्योगिकी, बायोसेल टेक्नोलॉजी। जैव सेल प्रौद्योगिकी में सूक्ष्म जीवों, एंजाइमों, रासायनिक पदार्थों को सुरक्षा परत में लपेटा जाता है। तो जैव प्रौद्योगिकी में सूक्ष्म जीव हैं, एंजाइम हैं, तो उनको सुरक्षा परत में लपेटा जाता है ताकि उनका उपयोग विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जा सके, जैसे औषधि वितरण, प्रदूषण नियंत्रण, जल शोधन आदि। जैव सेल एक कोटिंग यानी खोल बनाती है। जैव सेल क्या करती है? खोल बनाती है, जो किसी सक्रिय तत्व, औषधि, बैक्टीरिया, एंजाइम को कवर करती है। यह खोल वातावरण के अनुसार टूटता है या प्रतिक्रिया करता है और अंदर मौजूद सक्रिय तत्व को छोड़ता है। अंदर मौजूद सक्रिय तत्व होते हैं उन्हें छोड़ता है। इससे वह तत्व सही जगह और सही समय पर काम करते हैं। तो इससे जो तत्व होते हैं वो सही जगह पर सही समय काम करते हैं। अनावश्यक नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। औषधि डिलीवरी, दवाओं को जैव सेल में पैक करके शरीर के अंदर सही स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। तो जो दवाएं होती हैं तो दवाओं को जैव सेल में पैक करके शरीर के अंदर सही स्थान पर पहुंचाया जा सकता है, जैसे कैंसर कोशिकाओं तक। फिर जल शोधन में, तो जैव सेल में सूक्ष्म जीव डाले जाते हैं जो गंदे पानी से धातु या विषैले तत्व को साफ कर सकते हैं। तो गंदे पानी से धातु और विषैले तत्वों को साफ कर देते हैं।
और प्रवाल भित्ति संरक्षण के लिए भी इनका उपयोग होता है। तो इसके माध्यम से विद्युत प्रवाह से समुद्र के भीतर खनिज जमा किए जाते हैं। तो विद्युत प्रवाह से समुद्र के भीतर खनिज जमा किए जाते हैं, जिससे प्रवाल भित्तियाँ तेजी से बढ़ती हैं और समुद्र पारिस्थितिक तंत्र की पुनर्बहाली की जाती है। तो कृषि में सहायक है। तो उर्वरकों कीटनाशकों को जैव सेल में भरकर, तो उर्वरक कीटनाशकों को जैव सेल में भरकर धीरे धीरे मिट्टी में छोड़ने की तकनीक है। तो जैव सेल पर प्रश्न बना है, जैव सेल प्रौद्योगिकी की बातें, बायोटेक्नोलॉजी। तो क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियों की बहाली करता है। पादप अपशिष्टों का प्रयोग कर भवन निर्माण सामग्री का विकास, सेल गैस के अन्वेषण निष्कर्षण के लिए क्षेत्रों की पहचान करना और वनों संरक्षित पौधों में जंगली पशुओं के लिए लवण रहित उपलब्ध कराना। तो इनका पहला काम है कि क्षतिग्रस्त को बस काम करता है। अब है हाइड्रोजेल। हाइड्रोजेल क्या है? हाइड्रोजेल वैज्ञानिकों ने एक इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया। तो वैज्ञानिकों इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया जो कैंसर का इलाज करने में मदद करता है। हाइड्रोजेल कैंसर रोधी दवाओं का भंडार बनाकर काम करता है। तो कैंसर रोधी जो दवाएं होती है, कैंसर रोधी दवाओं का भंडार बनकर काम करता है। सिर्फ कैंसर कोशिकाओं को निशाना बनाता है, जिससे स्वस्थ कोशिकाएं सुरक्षित रहती हैं और दुष्प्रभाव कम होता है। तो हाइड्रोजेल है। पारंपरिक इलाज जहाँ स्वस्थ कोशिकाओं को भी नुकसान पहुँचाते हैं। तो पारंपरिक इलाज होते हैं कीमोथेरेपी, तो वो स्वस्थ कोशिकाओं को भी क्या है, नुकसान पहुँचाते हैं। वहीं ये हाइड्रोजेल ऐसा नहीं करता। यह जैव संगत और प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाने वाला होता है। इसकी संरचना शरीर की कोशिकाओं जैसी होती है, जिससे यह चिकित्सा के लिए बहुत उपयोगी है। परंपरागत इलाज जैसे कीमोथेरेपी है, तो उसको कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाता है और शरीर संरचना के बिल्कुल जैसा होता है। इसमें क्वेश्चन भी पूछा गया है, हाइड्रोजेल का प्रयोग तो रोगियों में नियंत्रित औषधि डिलीवरी के लिए, जल वातानुकूल प्रणाली, औद्योगिक स्नेहक का विचरण। तो ये है रोगियों के सिर्फ नियंत्रण औषधि डिलीवरी। अब इडूथनीस और एग्यूनीस। तो एड्यूथनीस की परिभाषा है बायोइनिटी बायो 3 पॉलिसी। तो यूथेनेक्स जो है, यह मनुष्य के जीवन स्तर को सुधारने के लिए पर्यावरणीय स्थिति को बेहतर बनाने की प्रक्रिया है। तो मनुष्य के जीवन स्तर को सुधारने के लिए पर्यावरणीय स्थिति को बेहतर बनाने की प्रक्रिया है यूथेनेक्स। इसका उद्देश्य जीवन की परिस्थितियों को बेहतर बनाना, स्वस्थ शिक्षा और पोषण आदि है। तो जीवन की परिस्थितियों को बेहतर बनाना है। क्षेत्र क्या है? तो पर्यावरण है, समाजशास्त्र, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य है। इसका पर्यावरण में, समाज में, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य है। दृष्टिकोण बाहरी सुधार। फिर उदाहरण है स्वच्छ पेयजल, बेहतर स्कूल और टीकाकरण पोषण कार्यक्रम है। स्वच्छ पेयजल, बेहतर स्कूल, टीकाकरण पोषण कार्यक्रम है। आलोचना, सामाजिक असमानता की समस्या की उपेक्षा कर सकती हैं। तो सामाजिक असमानता की समस्या की उपेक्षा कर सकते हैं। बायो 3 नीति पॉलिसी, इसका नाम क्या है? बायो 3 नीति पॉलिसी। तो ये 2024 में आई। मंत्रालय कौन है? तो केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय है।
इसकी नोडल एजेंसी जैव प्रौद्योगिकी विभाग है। तो केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्य करती है। जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधानकर्ता, उद्यमी, स्टार्टअप्स और बायो मैन्युफैक्चरिंग उद्योग हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधानकर्ता, उद्यमी, स्टार्टअप्स और बायो मैन्युफैक्चरिंग उद्योग हैं। इसका उद्देश्य उच्च प्रदर्शन जैव विनिर्माण को बढ़ावा देना है। तो उच्च प्रदर्शन और जैव प्रौद्योगिकी विभाग को बढ़ावा देना है। अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोग में सुधार करना है। प्रमुख बिंदु क्या है? तो बायो 3 नीति भारत की रणनीतिक पहल है, जिसका उद्देश्य ऐसे भविष्य की तैयारी करना है जहां जैव प्रौद्योगिकी अर्थव्यवस्था और औद्योगिक प्रक्रियाओं को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो जहाँ जैव प्रौद्योगिकी अर्थव्यवस्था और औद्योगिक प्रक्रियाओं को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। फिर दीर्घकालिक लक्ष्य है। तो जैव विनिर्माण और संबंधित नवाचारों के माध्यम से, तो जैव विनिर्माण और नवाचार के माध्यम से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। नीति में पूरे भारत में कई जैव विनिर्माण केंद्रों के निर्माण की परिकल्पना की गई है। ये केंद्र ऐसे केंद्र के रूप में काम करेंगे जहां उद्योगों में भागीदारी, स्टार्टअप में विशेष रसायन, स्मार्ट प्रोटीन, एंजाइम, कार्यात्मक खाद्य पदार्थ और अन्य जैव उत्पाद बन सकें। तो 6 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित इसमें किया गया है। जैव आधारित रसायन और एंजाइम, फंक्शन फूड और स्मार्ट प्रोटीन, सटीक जैव चिकित्सा, जलवायु अनुकूल कृषि, कार्बन कैप्चर उपयोग और समुद्र एवं अंतरिक्ष अनुसंधान। तो समुद्र अंतरिक्ष अनुसंधान, कार्बन कैप्चरिंग हो सके, जलवायु के अनुकूल कृषि हो, सटीक जैव चिकित्सा, फूड, कन्वेंशनल फूड, स्मार्ट प्रोटीन और जैव आधारित रसायन एंजाइम। 6 विषयों पर ध्यान केंद्रित है। बायो 3 नीति का महत्व क्या है? तो विकसित भारत के लिए बायो विजन का निर्धारण हुआ है। नेट जीरो कार्बन यानी कार्बन को शून्य करना है। तो अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए जीवन शैली जैसी पहल को मजबूती करना है। तो जीवन शैली जैसी पहल है, इनको मजबूत करना है। फिर चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। जैव अर्थव्यवस्था मॉडल को प्रारंभिक करना है। जैव अर्थव्यवस्था मॉडल को प्राथमिकता देना है। कुशल कार्यबल का विस्तार और रोजगार सृजन में वृद्धि। बायो 3 नीति का महत्व। बायो 3 नीति का क्या महत्व है? तो विकसित भारत के लिए बायो विजन का निर्धारण। तो ये महत्व पढ़ चुके हैं। बायो राइड योजना। बायो राइड योजना क्या है? ये 2024 में आई और विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग है इसके अंतर्गत। जैव प्रौद्योगिकी शोधकर्ता, स्टार्टअप, उद्यमी उद्देश्य का लक्ष्य है। इसका उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी में नवाचार, उद्यमिता, बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। तो इसके प्रमुख बिंदु है कि केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी के अंतर्गत बायो राइड योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। बायो राइड जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता विकास है। तो जैव प्रौद्योगिकी के अंदर अनुसंधान और नवाचार और उद्यमिता का विकास करना है। और प्रस्तावित व्यय 9,197 करोड़ रुपये है।
इसका उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना, जैव उद्यमिता को बढ़ावा देना और जैव विनिर्माण जैव प्रौद्योगिकी में विश्व नेता के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करना। तो जैव उद्यमी के रूप में विश्व के रूप में मजबूत करना, अनुसंधान में तेजी लाना, उत्पाद विकास को बढ़ावा देना, अकादमी अनुसंधान और औद्योगिक अनुप्रयोगों के बीच अंतराल को कम करना। तो अनुसंधान में तेजी लाना, उत्पाद विकास को बढ़ावा देना, अकादमिक अनुसंधान और औद्योगिक अनुसंधान के बीच अंतराल को कम करना है। जैव प्रौद्योगिकी संबंधित प्रमुख वैज्ञानिक, तो जैव प्रौद्योगिकी से प्रमुख वैज्ञानिक हैं डॉक्टर हरि गोविंद खुराना, ये भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। 9 जनवरी 1922 में रायपुर मुल्तान या पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु इनकी 2011 में हो गई अमेरिका में। 1966 में अमेरिकी नागरिक बन गए थे और कार्यक्षेत्र इनका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी था। जीन की डिकोडिंग और प्रोटीन संश्लेषण पर उल्लेखनीय कार्य किया इन्होंने। जीन की डिकोडिंग और प्रोटीन संश्लेषण उल्लेखनीय कार्य किया। प्रोटीन संश्लेषण में न्यूक्लियोटाइड की भूमिका का प्रदर्शन करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो न्यूक्लियोटाइड जो है उसकी भूमिका का प्रदर्शन करने वाले पहले वैज्ञानिक थे, पहले व्यक्ति। पता लगाया इन्होंने कि डीएनए में मौजूद न्यूक्लियोटाइड्स जो श्रृंखला होती है एडेनिन गुआनिन साइटोसिन की, तो न्यूक्लियोटाइड की स्थिति से तय होता है कि कौन से अमीनो एसिड बनना है। तो इनकी स्थिति से पता चलता है कौन सा अमीनो एसिड बनेगा। 1968 में प्रोटीन संश्लेषण में न्यूक्लियोटाइड्स की भूमिका का प्रदर्शन करने के लिए, तो न्यूक्लियोटाइड जिस तरह होगा उसी तरह प्रोटीन भी बनेगी थे। तो भूमिका का प्रदर्शन करने के लिए मार्शल डब्ल्यू नेरेनबर्ग, रॉबर्ट डब्ल्यू हॉकी के साथ साझा रूप से चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला, तो इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। 1968 में ही डॉक्टर नेरेनबर्ग के साथ डॉक्टर खुराना को लूसिया गेटेज हार्वर्ड पुरस्कार भी मिला। 1972 में डॉक्टर खुराना ने विश्व के पहले कृत्रिम जीन का निर्माण किया। तो पहले कृत्रिम जीन का निर्माण किया। कृत्रिम जीन को एक कोशिका के भीतर रखने में कामयाबी भी हासिल की। अमेरिका ने उन्हें नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की सदस्यता प्रदान की। तो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की सदस्यता उन्हें दी। ये सम्मान केवल विशिष्ट वैज्ञानिकों को दिया जाता है, तो उन्हें दिया गया अमेरिका में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। 1969 में डॉक्टर खुराना को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एम.एस. स्वामीनाथन, इनका पूरा नाम है मकैम्बो श्रीनिवासन स्वामीनाथन। तो 7 अगस्त 1925 को जन्म हुआ और ये कुंभकोणम तमिलनाडु के थे और 1922 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अनुवांशिकी में PhD की है उन्होंने। स्वामीनाथन ही पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले माइक्रोन गेहूं की एक किस्म को भारतीय खाद्यान्न की कमी दूर करने के लिए अपनाने के लिए स्वीकार किया। तो एक गेहूं की प्रजाति जो थी हाइब्रिड बीज, उसे खाद्यान्न में कमी को दूर करने के लिए काम किया। इसके कारण भारत में गेहूं उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, इसलिए स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक माना जाता है। 1971 में इन्हें सामुदायिक नेतृत्व के लिए मैगसेसे पुरस्कार मिला। फिर 1986 में अल्बर्ट आइंस्टाइन अवार्ड साइंस पुरस्कार मिला। 87 में पहला विश्व का खाद्य पुरस्कार मिला। 91 में अमेरिका में टॉयलर पुरस्कार मिला। 99 में यूनेस्को गांधी स्वर्ण पदक,
यूनेस्को गांधी स्वर्ण पदक मिला। तो स्वामीनाथन को विज्ञान अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 1967 में पद्मश्री, 72 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण, तो तीनों पुरस्कार इन्हें मिले हैं। और विभिन्न पुरस्कारों और सम्मानों के साथ प्राप्त धनराशि से एम.एस. स्वामीनाथन ने 90 के दशक में चेन्नई में एक शोध केंद्र एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की। तो एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की। एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन का प्रमुख उद्देश्य भारतीय गांवों में प्रकृति तथा महिलाओं के अनुकूल प्रौद्योगिकी के विकास और प्रसार पर आधारित रोजगार उपलब्ध कराने वाली आर्थिक विकास की रणनीति को बढ़ावा देना है। अब है किरण मजूमदार शो। किरण मजूमदार थी, ये भारतीय महिला व्यावसायिक टेक्निकट अन्वेषण और बायोकॉन की संस्थापक है। बायोकॉन लिमिटेड की अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक हैं तथा सिंजीन इंटरनेशनल लिमिटेड और क्लिनिज इंटरनेशनल लिमिटेड की अध्यक्ष भी रही हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी में एक क्षेत्र के रूप में बढ़ावा दिया इन्होंने रुचि इनकी रही है। कर्नाटक राज्य के बीजन ग्रुप ऑन बायोटेक्नोलॉजी के अध्यक्ष है। तो कर्नाटक राज्य में बीजन ग्रुप है, उसके बायोटेक्नोलॉजी के अध्यक्ष हैं। भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सलाहकार परिषद की एक सदस्य के रूप में उन्होंने भारत में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विकास के मार्ग के लिए भारत सरकार उद्योगों और शिक्षा को एक साथ लाने की निर्णायक भूमिका निभाई। भारत परिषद जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सलाहकार रही है। इस क्षेत्र में अपने अग्रणी कार्यों के लिए उन्होंने भारत सरकार से प्रतिष्ठित पद्मश्री 1989 में पद्मश्री मिला, फिर पद्म भूषण 2005 में मिला समेत पुरस्कार अर्जित किए हैं। दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स की सूची में भी है। फाइनेंशियल टाइम्स के कारोबार में शीघ्र 50% महिलाओं की सूची में भी शामिल है। तो 2004 में उन्हें समाज के कमजोर वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण कार्यक्रम संचालित करने के लिए बायोकॉन फाउंडेशन शुरू किया। तो इन्होंने बायोकॉन फाउंडेशन शुरू किया। फाउंडेशन के समक्ष सूक्ष्म स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ने 70,000 ग्रामीण सदस्यों का नामांकन किया।